अब इक्विलिब्रियम एंड रिजिड बॉडीज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे एक रॉड जो है ना, दो स्ट्रिंग्स के साथ में इस तरह से अटैच्ड है। रॉड का मास ऑफ रॉड बोल देते हैं mr, ये 1 kg है। मास ऑफ ब्लॉक जो है वो सपोज 2 kg है। ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ रॉड जो है इसको 1 मीटर ले लेते हैं, और ये जो मास है ये यहाँ से 0.6 मीटर पे है। ठीक है। हमको क्या पता करना है? हमको इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन है वो पता करना है। ठीक है। तो अच्छा, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ना तो रोटेट कर रही है ना ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो क्या हो गई, जितने फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उनका नेट सम जो है वो 0 होगा। तो कोई भी फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो है ही नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? T1 और T2। और नीचे के डायरेक्शन में कौन से फोर्स हैं? एक तो इसका वेट, मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी। ठीक है। और एक रॉड का वेट mr इंटू जी। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेट कर देते हैं। तो T1 प्लस T2 वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि डायरेक्शन अपने को मालूम ही है, तो केवल मैग्नीट्यूड्स कर रहे हैं। T1 प्लस T2 किसके बराबर हो जाएगा? mrg प्लस मास ऑफ ब्लॉक g। तो ये कितना हो गया? 30 हो गया, है ना, 3 kg इंटू 10। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन यूज करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। सिग्मा टॉर्क ये 0 होगा। तो इसमें हमको पॉइंट ऑफ रेफरेंस चूज करना है। तो पिछले वाले वीडियो में अपन देख चुके हैं कि ये बॉडी चूंकि इक्विलिब्रियम में है, सिग्मा एफ जो है वो 0 है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस अपन कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ पिवट चूज कर लेते हैं, पिवट पॉइंट। ठीक है, टॉर्क निकालने के लिए। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट आप देखें 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो रॉड का जो वेट है वो, एक ये ब्लॉक का वेट, और जो टेंशन है उसका फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो टॉर्क तो वेक्टर फॉर्म में है। तो r क्रॉस एफ यदि इन दोनों वेट्स के लिए यदि हम करेंगे, तो r क्रॉस एफ जो है, आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो किस डायरेक्शन में आएगा? इनटू द पेपर आएगा। और T2 के कारण जो टॉर्क है वो आउटसाइड द पेपर आएगा। ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए। तो अगेन मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने को मालूम है कि ये वाला टॉर्क एक डायरेक्शन में और ये दोनों टॉर्क जो हैं वो दूसरे डायरेक्शन में है। तो सीधा ही लिख रहे हैं अपन। रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है वो हाफ डिस्टेंस पे है, तो 0.5 मीटर इंटू mrg प्लस ये ब्लॉक जो है 0.6 मीटर पे है, तो 0.6 इंटू mbg, ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये T2 जो है वो लग रहा है 1 मीटर पे लग रहा है, इंटू T2। ठीक है। तो इसमें सारी वैल्यूज हम डाल दें तो क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू रॉड 10 एंड 0.6 इंटू 20, ये T2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो T2 कितना हो गया? T2 17 न्यूटन हो गया। तो T1 कितना हो गया? T1 जो है वो 30 माइनस 17, तो ये कितना हो गया? 13 न्यूटन हो गया। ठीक है। तो ये आपके आंसर 17 न्यूटन और 13 न्यूटन। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक लैडर जो है वो वॉल के अगेंस्ट में है ना, इस तरह से उसको लगा रखा है। ये लैडर और वॉल प्रॉब्लम्स ना एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ही है बेसिकली। इसको आप लिखना चाहें तो, है ना, लैडर प्रॉब्लम्स। इस तरह की अपन और प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले एक चीज देख लेते हैं कि जैसे जब भी कोई लैडर जो है इस तरह से वॉल के अगेंस्ट में है या किसी सरफेस के अगेंस्ट में है, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो किस तरह से एक्ट करता है ना, एक बार उसको देख लेते हैं। नॉर्मल फोर्स के एप्लीकेशन का जो प्रिंसिपल है वो अपने को क्लियर रहना चाहिए। तो क्या है, बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स हैं, है ना। यदि तो कॉन्टैक्ट है सरफेस टू सरफेस, जैसे इस वाले सिंपल वाले केस में है, तो नॉर्मल फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस एक्ट करेगा, है ना। ये केस तो अपन फैमिलियर है ना, कई बार कर चुके हैं। तो नॉर्मल फोर्स जो है वो इन दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है।
अच्छा, यदि एक तरफ पॉइंट है और दूसरी तरफ सरफेस है, ठीक है, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्ट करेगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि नॉर्मल फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो जैसे इन एग्जांपल्स को देखते हैं, तो यदि ये लैडर हमने लगा रखी है दीवार के अगेंस्ट में, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे दीवार तो सरफेस है और लैडर का एक पॉइंट इस पे टच हो रहा है, तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मल फोर्स का। ठीक है, ये नीचे वाला सरफेस है ना, ये फ्लोर तो सरफेस है और लैडर का पॉइंट है, तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, इसमें एक तरह से कोई स्टेप है, स्टेप के ऊपर हमने लैडर लगा रखी है। ठीक है, तो नीचे वाले सरफेस पे तो नॉर्मल फोर्स इस टाइप से लगेगा। ठीक, अच्छा, जो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, लैडर जो है वो एक तरह से सरफेस का काम कर रही है, क्योंकि ये जो स्टेप जो बना हुआ है ना, पॉइंट की तरह लैडर के साथ में टच में है। ठीक है, तो यहाँ तो लैडर का जो एक्सट्रीम पॉइंट था वो टच करता था, और अभी क्या है, लैडर का सरफेस टच कर रहा है स्टेप के पॉइंट पे, तो नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मल फोर्स का। ठीक है, क्योंकि क्या इस तरह के जो प्रॉब्लम सेट्स जब बनते हैं तो अपने को क्लियर रहना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स किस तरह से एक्ट करेगा। ये वाला सिचुएशन देखें, तो ये वाला जो पॉइंट है, तो ये जो हेमीस्फेरिकल शेल के अंदर हमने लैडर को रखा हुआ है एक तरह से, तो लैडर का तो सरफेस है और शेल का जो पॉइंट है ना, बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे, इस तरह की सिचुएशन, तो ये लैडर के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, इस वाले में लैडर का तो पॉइंट है और शेल का जो है वो सरफेस है, तो शेल के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो डायरेक्शन जो है इसके हेमिस्फेरिकल शेल के सेंटर में से पास करे। ठीक है, तो ये इन सभी केसेस में नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शंस हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब वो लैडर वाला क्वेश्चन करते हैं, तो अभी एग्जांपल देखते हैं। लैडर जो है वॉल के अगेंस्ट में ऐसे रखी हुई है, वर्टिकल वॉल इज फ्रिक्शनलेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड द लैडर इज म्यू। तो ये वाला जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, और फ्लोर और लैडर के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, इफ द मिनिमम एंगल दैट द लैडर कैन मेक विद द फ्लोर, मतलब ये वाला एंगल, ये मिनिमम है ना, इससे यदि कम यदि एंगल हुआ तो लैडर बेसिकली फिसल जाएगी। ठीक है, इसके आगे यदि किसी भी एंगल पे हम लैडर को यदि रखते हैं, है ना, ये एंगल जो है 53 से कम हो गया, तो लैडर जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी और नीचे गिर जाएगी, है ना, बेसिकली ये बोल रहा। द मिनिमम एंगल दैट द लैडर कैन मेक विद द फ्लोर इज 53, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, तो लैडर पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं वो फोर्सेज अपन डिपिक्ट करते हैं, है ना, जितने फोर्स डिपिक्ट करेंगे सारे के सारे लैडर पे लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल फोर्स जो फ्लोर लगा रहा है लैडर के ऊपर, इसको N1 बोल देते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा लैडर के ऊपर, जो ये वर्टिकल वाली वॉल लगा रही, एक लैडर का वेट है, इसको W बोल देते हैं। ठीक है, और इस N1 के कारण जो है वो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो कि अपोज करेगा लैडर को फिसलने से, रोकेगा बेसिकली। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये चारों फोर्सेज जो हैं वो लैडर के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो पहले तो सिग्मा एफ एक्स ये 0 होगा, है ना, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं वो बराबर होंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स के बराबर हो गया। ठीक है, N2 के बराबर हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, फिर सिग्मा एफ वाई ये 0 है, तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हैं, N1 और W। तो N1 जो है वो वेट के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा, N1 यदि W के बराबर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू N1 है, तो ये म्यू W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वाली इक्वेशन से ये F के बराबर है, तो F की वैल्यू डाल देते हैं, F क्या है, N2। ठीक है, तो म्यू W जो है वो N2 के बराबर आ गया। ठीक है,
इसको अभी यूज करेंगे अपन। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है, टॉर्क जो है वो 0 होगा, ठीक है। बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, किसी भी पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस अपन ले सकते हैं, है ना, पिवट पॉइंट। तो अपन ऐसा करते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको पिवट पॉइंट ले लेते हैं, इसके अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो W का जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये मैंने वेक्टर बड़ा बना दिया, ठीक है, ये केवल डायरेक्शन चूंकि शो करने के लिए, वहां पे उतनी जगह नहीं थी। तो ये 53 डिग्री है, तो ये भी 53 डिग्री है, तो ये हो गया W cos 53, ठीक है। अच्छा, ये 53 है तो ये 37, तो ये भी 53 डिग्री हो एंगल हो गया। तो इस वाले डायरेक्शन में N2 का जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द लैडर, तो ये हो गया N2 sin 53, ठीक है। अब ये पॉइंट ए बोल देते हैं इसको, पॉइंट ए के अबाउट यदि अपन टॉर्क लेते हैं तो क्या आएगा, आप ये तो देख ही सकते हैं, W cos 53 के टॉर्क का डायरेक्शन और N2 sin 53 के टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं सीधा। तो L2 है ना, ये W cos 53 जो है L2 डिस्टेंस पे है, L जो है वो लेंथ ऑफ लैडर, W cos 53 इज इक्वल टू L इंटू N2 sin 53, ठीक है। तो ये L तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ये N2 की वैल्यू लेकर के इसमें डाल देते हैं और ये cos 53 वगैरह की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, W/2 cos 53 3/5 N2 कितना है, म्यू W इंटू साइन 53 4/5, ठीक है। तो आपका म्यू कितना आ गया, 3/8, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अच्छा, इसमें अब एक चीज देख लें, है ना, ये क्या मिनिमम एंगल दे रखा था 53 डिग्री, यदि 53 डिग्री से एंगल कम हो जाता है तो इस एनालिसिस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन ये तो सेम का सेम ही रहेगा, ये सारी वैल्यू तो सेम ही रहेंगी, ठीक है। ये जो इक्वेशंस हैं उसमें तो कहीं एंगल आ ही नहीं रहा है, ठीक है। फर्क क्या पड़ेगा, इस वाले रिलेशन पे फर्क पड़ेगा, इस वाले रिलेशन पे, दिख रहा है। तो यदि 53 डिग्री से कम एंगल हुआ तो क्या हो गया, जो ये वाला जो पोर्शन है वो इस वाले पोर्शन से कम हो जाएगा, दिख रहा है। तो ये W cos 53 वाला जो टॉर्क है ये बढ़ जाएगा, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बढ़ जाएगा और राइट हैंड साइड है जो घट जाएगा, दिख रहा है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टॉर्क है वो लैडर को किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, दिख रहा है, जो रोटेट करा रहा है ना, ये तो टॉर्क है, तो टॉर्क रोटेट कर रहा है, तो ये लैडर को इस डायरेक्शन में घुमा रहा है W cos 53, दिख रहा है। और एंगल यदि कम हो गया, W cos 53 यदि बढ़ गया तो ये इस डायरेक्शन में नेट घुमा देगा, है ना, ये N2 sin 53 रोक नहीं पाएगा फिर, तो लैडर जो है आपकी, है ना, रोटेट करके और फिसल जाएगी, ठीक है।